रूप मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र सरकार पर हमला, केंद्रीय बजट को बताया गरीब किसान विरोधी, कहा कृषि को विदेशी बाजारों को देने से भुखमरी का खतरा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बोकारो दौरा, पत्रकारों के समक्ष रखी बजट को लेकर अपनी बात, राज्य सरकार के आरोप का दिया जवाब। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया वार्षिक महोत्सव, बच्चों ने प्रस्तुत किए नृत्य और नाटक, अच्छा प्रदर्शन करने पर बच्चों को किया गया सम्मानित। चतरा में नगर परिषद चुनाव में नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण, वार्ड पार्षद पद पर मैदान में उतरे 84 प्रत्याशी, वार्ड 11 से वेदवती जायसवाल निर्विरोध निर्वाचित। लकड़ी गोला के पास भीषण सड़क हादसा, हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौत, 3 घायलों को अस्पताल में कराया गया। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जिला रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चास बोकारो में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। जब विद्यालय के नाम में ही एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्टता निहित है तो विद्यार्थियों का लक्ष्य भी हर हाल में उत्कृष्टता प्राप्त करना होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों से केवल उनके अभिभावकों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और समय के महत्व को समझने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आत्मविश्वास, परिश्रम और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज जिला रामरुद्र सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चास बोकारो में विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। जब विद्यालय के नाम में ही एक्सीलेंस अर्थात उत्कृष्टता निहित है तो विद्यार्थियों का लक्ष्य भी हर हाल में उत्कृष्टता प्राप्त करना होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों से केवल उनके अभिभावकों को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बड़ी अपेक्षा है। उन्होंने विद्यार्थियों से मन लगाकर अध्ययन करने, अनुशासन का पालन करने और समय के महत्व को समझने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आत्मविश्वास, परिश्रम और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आज के दौर में लगता है कि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो प्रारंभिक वर्षों में पढ़ाई आप सही करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जिस ढंग से चर्चा कर रहे हैं, अब परीक्षा पर चर्चा उनका बहुत ऐसा विषय हो गया है कि लोग बच्चे सुनना चाहते हैं। आप सबसे हमारा आग्रह है कि प्राथमिक शिक्षा अच्छी होनी चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए, उससे आपका भविष्य बनेगा और फिर आप अपने परिवार, अपने समाज और देश का कुछ भला भी कर सकते हैं। हमने जो खड़े हैं, हम केवल 2 साल के भी नहीं थे जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसलिए हमने जीवन का दौर कैसे काटा है ये हम बता नहीं सकते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की नीतियों और हालिया केंद्रीय बजट पर तीखा हमला बोला है। सीएम ने साफ कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आज उसी संविधान की मूल भावना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि को विदेशी बाजार के हवाले करने की नीति देश को भुखमरी की ओर धकेल सकती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान किसान, मजदूर और छोटे मझोले उद्योगों को होगा। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि इस बजट में महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए कोई ठोस राहत नहीं है। न दाल सस्ती हुई, न चावल और न ही पढ़ाई लिखाई की जरूरी चीजें। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक को लेकर बयान दिया। इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और हालिया केंद्रीय बजट पर भी तीखा हमला बोला।
सीएम ने साफ कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आज उसी संविधान की मूल भावना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि कृषि को विदेशी बाजार के हवाले करने की नीति देश को भुखमरी की ओर धकेल सकती है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान जो है किसान, मजदूरों और छोटे मझोले उद्योगों को होगा। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम ने कहा कि इस बजट में महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए कोई ठोस राहत नहीं दी गई है। न दाल सस्ती हुई, न चावल और न ही पढ़ाई लिखाई की जरूरी चीजें। वर्तमान सरकार के पास संविधान और संसद का कोई माने है क्या, जरा बताओ। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई है, उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। अब बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से। उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहां पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका आप प्रतिक्रिया नहीं, आप असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे मुख्य टारगेट पर। सर, कोयला और खनिज भी महंगा हुआ है इस बजट में, उससे कितना इफेक्ट होगा अपना झारखंड? और झारखंड को जिस तरीके से सर अपेक्षा हुई है यार, कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? अब कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप आसाम गए तो वहाँ के लोग क्या बताए? छात्रों से भी क्या फीडबैक है सर? वहाँ के छात्रों से भी आपने खासकर संवाद किया, क्या वहां लग रहा था कि आज के दिन में भी हम गुलाम के चंगुलों से, अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे, उसके चंगुल से अभी भी निकले नहीं। ये हालत है। 100-150 साल से रह रहे देश आजाद होने के पहले से लोग अपनी मान्यता, अपना अधिकार के लिए जूझ रहे हैं, आवाज उठाते हैं तो मारे जाते हैं। ये स्थिति है। देश के अंदर ही अलग तरीके का देश चल रहा है। असम ही ना एक राज्य है जो बगल के राज्य से दोनों राज्यों का, मणिपुर की कहाँ का, चिकन नेक, वो लोग के बीच में अच्छा खासा संघर्ष हुआ था। तो वहां की स्थिति बड़ा ही विचित्र है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज बोकारो दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट पर अपनी बातों को रखने का काम किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार और विपक्ष के नेताओं द्वारा बजट में झारखंड की उपेक्षा के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के लिए आम बजट पेश करती है। ये बजट सभी के लिए होता है, इसमें भेदभाव की कोई बात नहीं है। आज पर्यटन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एमएसएमई का विकास हो, गर्ल्स हॉस्टल और कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल का निर्माण हो, इसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। इसको नहीं मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल का लाभ नहीं मिलेगा, सी मार्ट का लाभ नहीं मिलेगा, जो एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ दिया उसका लाभ नहीं मिलेगा, 3,000 करोड़ रुपया जो हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए वो नहीं लाभ मिलेगा, जो बस सर्किट का लाभ नहीं मिलेगा, जो हमने पर्यटन सर्किट का लाभ नहीं। अरे जो बजट में आया पूरा देश का बजट है। वो भ्रम, पहले क्या भ्रम होता था, चीजें दाम कम होगी ज्यादा, नहीं भाई, ये तो पूरा देश का बजट, झारखंड का बजट नहीं है ना। जो सुविधा, जो लाभ देश को मिलेगा झारखंड को मिलेगा, और झारखंड को तो बहुत बड़ा इसमें निम्हांस 2, आप क्या समझो, स्पष्ट रांची का नाम आया निम्हांस 2, ये बड़ा है भाई। निम्हांस 2 बहुत बड़ा जो मेंटल का हॉस्पिटल होता है, रांची और तेजपुर को मिला, पर्यटन के क्षेत्र में झारखंड को मिला, मिनरल क्षेत्र में झारखंड को मिला, क्या नहीं मिला झारखंड को। नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल राखा माइंस के प्रांगण में हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही धूमधाम के साथ वार्षिक महोत्सव मनाया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग नृत्य, नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं अच्छे प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान स्कूल के तमाम शिक्षक मौजूद रहे। सुभाष पब्लिक स्कूल राखा माइंस स्कूल के प्रांगण में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया तथा उनके द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों का भी प्रदर्शन किया गया। बच्चों में काफी उत्साह था, गार्जियन भी, अभिभावक भी बहुत ही उत्साहित होकर के और बच्चों का कार्यक्रम देख रहे थे। पिछले साल की भांति इस वर्ष हमारे गुणवत्ता में सुधार होने के कारण अभिभावकों एवं छात्रों की संख्या अधिक थी, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पार्टी के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आई है, जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बीजेपी समर्थित अरुणा शंकर के मुकाबले मंगल सिंह की पत्नी परशुराम ओझा गुप्ता इसी पार्टी से जुड़ी सक्रिय महिलाएं भी मैदान में है, तो उन्होंने बेहद सधे हुए अंदाज में जवाब दिया कि यह पूरी तरह घर की बात है और परिवार के भीतर ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं जिन्हें मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी नेतृत्व इन सभी प्रत्याशियों के संपर्क में है और उन्हें मना से हटने या करुणा शंकर के समर्थन में एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन, हम यहाँ के अपने संगठन के प्रभारी बनाए नियुक्त किए गए हैं और हम सब लोग हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम सब लोग लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का भी काम करते हैं और साथ साथ चुनाव लड़ाने का भी काम करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हम सब लोग जितनी भी बैठ के कर रहे हैं, कार्यकर्ता नीचे तक कैसे काम करें उसके बारे में उनको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं और किस तरह से चुनाव जीतना है। पिछले चुनाव में देखिए, इसके बारे में क्या कहूँ, जो भाजपा ने घोषणा की है ना। चतरा नगर परिषद चुनाव 2026 के तहत वार्ड संख्या 11 से वेदवती जायसवाल और वार्ड संख्या 13 से माया देवी निर्विरोध निर्वाचित। प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन से उनके समर्थकों और स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर है। से वेदवती जायसवाल लगातार तीसरी बार वार्ड पार्षद बनी है। उनके निर्विरोध चुने जाने पर क्षेत्र के जनसेवा कार्य और लोकप्रियता का परिणाम बताया। लोगों का कहना है कि वेदवती जायसवाल ने अपने पिछले कार्यकाल में वार्ड के विकास, साफ सफाई, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं वार्ड संख्या 13 से माया देवी दूसरी
बार वार्ड पार्षद निर्वाचित हुई हैं। उनके निर्विरोध निर्वाचन को लेकर भी वार्डवासियों में उत्साह देखा गया। समर्थकों ने कहा कि माया देवी ने हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी और वार्ड के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया। चतरा नगर परिषद चुनाव 2026 के तहत वार्ड संख्या 11 से वेदवती जायसवाल और वार्ड संख्या 13 से माया देवी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं। दोनों प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन से उनके समर्थकों और स्थानीय नागरिकों में खुशी की लहर है। 11 से वेदवती जायसवाल लगातार तीसरी बार वार्ड पार्षद बनी है। उनके निर्विरोध चुने जाने पर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी और इसे उनके जनसेवा कार्य लोकप्रियता का परिणाम बताया है। लोगों का कहना है कि वेदवती जायसवाल ने अपने पिछले कार्यकाल में वार्ड के विकास, साफ सफाई, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं को लेकर सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं वार्ड संख्या 13 में माया देवी दूसरी बार वार्ड पार्षद निर्वाचित हुई हैं। उनके निर्विरोध निर्वाचन को लेकर भी वार्डवासियों में उत्साह देखा गया। समर्थकों ने कहा कि माया देवी ने हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है और वार्ड के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वार्ड नंबर 13 में माया देवी पति सुनील कुमार वार्ड नंबर 13 के इनके द्वारा इस वार्ड क्षेत्र में एक नामांकन आया था, क्या सही पाया गया। आज इनको निर्विरोध हुई थी, उनका हम लोग आज प्रमाण पत्र दिए हैं। यहाँ पे 9 से 12 के आरोप एज ए रिटर्निंग ऑफिसर के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमारे वार्ड नंबर 11 में 2 नॉमिनेशन आए थे, जिसमें कि एक नॉमिनेशन रद्द हो गया है इसमें इस कारण से। तो उसमें एक कैंडिडेट श्रीमती वेदवती जायसवाल बची, जो कि निर्विरोध रूप से उनको आज सर्टिफिकेट दिया। इसलिए मैं अपने वार्ड के लोगों को और सभी लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं उन लोग के ही चलते आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। हम तो सोच रहे थे जो भी कमी बेसी रह गई है आज तक वार्ड में, और मेरा जितना पावर है उसके अनुसार हम सभी काम को करेंगे। जो भी बाकी रहा है उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बड़े छोटों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। निर्विरोध हुई हूँ, ये जनता ने चुना हमें और ये जीत मेरी जनता का है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कितनी बार आपकी जीत हुई है? ये जो फंड बस आए हैं रोड का, उसे मैं आगे बनाऊंगी। और फंड आया, मतलब फंड नहीं आने की वजह से रुक गया है, के बाद वो भी बन जाएंगे रोड को। सिटी थाना अंतर्गत लकड़ी गोला के पास हुए सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक अंकित कुमार तिवारी की मौत हो गई, जबकि एक युवती सहित 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि मृतक अंकित कुमार तिवारी चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित भोजपुर होटल में मैनेजर के रूप में कार्यरत था। होटल मालिक सर्वेश कुमार ने बताया कि रात करीब 1 बजे तक अंकित होटल में मौजूद था। इसकी ही कार लेकर बाहर निकला। उसके साथ कौन कौन लोग थे, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके चलते पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिटी थाना अंतर्गत लकड़ी गोला के पास हुए सड़क हादसे में 26 वर्षीय युवक अंकित कुमार की मौत हो गई है, जबकि एक युवती सहित 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने अंकित को मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि अंकित कुमार तिवारी चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित भोजपुर होटल में एक मैनेजर था। होटल मालिक सर्वेश कुमार ने बताया कि वो रात करीब 1 बजे तक होटल में ही था, जिसके बाद वो 2 बजे होटल से निकला है और होटल की ही कार लेकर वो बाहर निकला था। उसके साथ कौन कौन लोग थे, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे मैनेजर थे और 1 बजे तक हम भी वहीं पर ही थे। 1 बजे के बाद हम निकले। उसके बाद वो कहाँ गया, किसका साथ गया, तो मुझे नहीं। किस गाड़ी पे था? ईवन गाड़ी था, मेरा गाड़ी वहीं लगा रहा था, चाबी रखा हुआ था। अब मुझे पता चला, आदमी लोग आया, ऐसे ऐसे फोन आया। मैं उसके सुबह यहाँ 5 बजे तक आ गया। मैं उनका चाचा को फोन किया, ऐसा चल रहा। क्या सूचना मिला था आपको? कि एक्सीडेंट कर गया, सीरियस है, पीजीएस में एडमिट है। मैं दौड़ते हुए आया। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? अब नया मोड़ तरफ बताया ये लोग तुम्हें किधर हुआ। किस गाड़ी से हुआ, कुछ पता चला आपको? यून गाड़ी से हुआ। कौन गाड़ी मारा उसको? अब कैसे पता चलेगा कि गाड़ी से
जाता हुआ टकराया, किससे हुआ, गाड़ी पलटी मार। गिरिडीह में नगर निगम एवं नगर पंचायत चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी स्थिति स्पष्ट हो गई है। महापौर पद के लिए कुल 20 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। नाम वापसी के दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जबकि एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसके बाद अब महापौर पद के लिए कुल 16 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए कुल 232 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिनमें से 16 ने नाम वापस लिए। इसके बाद अब 216 वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में नगर पंचायत बड़की सरिया में अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वहीं यहां के 12 वार्डों में कुल 80 वार्ड पार्षद प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर नगर पंचायत धनवार में अध्यक्ष पद के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि 11 वार्डों में कुल 54 उम्मीदवार वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गिरिडीह में नगर निगम एवं नगर पंचायत चुनाव को लेकर नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी स्थिति अब स्पष्ट हो गई। 20 उम्मीदवारों के ने नामांकन किया था। नाम वापसी के दिन 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया, जबकि एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। इसके बाद अब महापौर पद के लिए कुल 16 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं अगर वार्ड पार्षद की बात करें तो इस पद के लिए कुल 232 उम्मीदवारों में ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 16 ने नाम वापस लिए थे और अब उसके बाद 216 उम्मीदवार वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव। इसी क्रम में नगर पंचायत बड़की सरिया में अध्यक्ष पद के लिए कुल 17 उम्मीदवार चुनाव में थे। वहीं यहां से 12 वार्डों में कुल 80 वार्ड पार्षद प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उधर नगर पंचायत धनवार में अध्यक्ष पद के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि 11 वार्डों में कुल 54 उम्मीदवार वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आम निर्वाचन 2026 का घोषणा हुई। नाम निर्देशन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और उसके बाद में जो तीनों हमारे यूनिट है उसमें जो कैंडिडेट्स रह गए हैं वो इस प्रकार हैं। गिरिडीह नगर निगम में कुल 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया, जिसमें से 2 महिलाएं थी। तो नाम वापसी के बाद कुल 16 कंटेस्टिंग कैंडिडेट रह गए हैं जो चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 2 महिलाएं हैं। बड़की सरिया का जो अध्यक्ष का चुनाव है उसमें 19 लोगों ने, जिसमें से 2 लोगों ने अपना नाम वापसी लिया है और उसके बाद 17 कंटेस्टिंग कैंडिडेट रह गए हैं। धनवार नगर पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव होना, वहां पर टोटल 14 नॉमिनेशन हम लोग को मिले थे, जिसमें 2 महिलाओं के द्वारा किया गया था और जो वापसी के बाद भी, क्योंकि उसमें वापसी किसी ने लिया नहीं है, तो 14 कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग रह गए, जिसमें 2। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अंचल अंतर्गत कपाली उपक्षेत्र में मौजा रुगड़ी में जमीन से विवाद जुड़े को लेकर पीड़ित पक्ष ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का कहना है कि 4 दीवारी निर्माण के दौरान पुलिस की ओर से आपत्ति जताई गई, जिसके बाद निर्माण कार्य पर रोक की सूचना जारी हुई। पीड़ित पक्ष के अनुसार मौजा रुगड़ी स्थित खाता संख्या 219 और प्लॉट संख्या 125 की जमीन पर पारिवारिक दावा है और हिस्सेदारी के आधार पर 4 दीवारी निर्माण कराई जा रही है। इसी दौरान कपाली ओपी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निर्माण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस की आपत्ति के बाद अनुमंडल कार्यालय से निर्माण कार्य पर रोक की सूचना मिली है, जिससे उन्हें मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त जमीन को लेकर कोई मामला न्यायालय या प्रशासनिक स्तर पर लंबित नहीं है। मामले को लेकर पीड़ितों ने उपायुक्त को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। संविधानिक नहीं है। आप जब बंदोबस्ती जमीन को कब आप वापस ले सकते हैं, उसका रूल रेगुलेशन है। अगर बंदोबस्ती धारक जो है, जो जिसका नाम से बंदोबस्ती हुआ है, अगर 5 साल के अंदर में वो खेती बाड़ी नहीं करता है या उसकी जमीन का उपभोग नहीं करता है, तो आप 6 साल के बाद क्लेम किया जा सकता है और 71 CNT के तहत वो वापसी होता है। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। जब 70 साल से खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप 70 साल के बाद देख रहे हैं कि ये जमीन सरकारी जमीन है। आप देखिए अभी यहाँ अगल बगल जितना भी है, बहुत सारा ऐसा होटल है, रेस्टोरेंट है, दारू भट्टी है, आपका दारू दुकान है, ये सब तो सरकारी जमीन पर चल रहा है। ये इस पर CO, इस पर थाना प्रभारी क्यों जांच नहीं कर रहे हैं? इस पर जांच होना चाहिए। और हम तो ये मांग करेंगे कि आप जब तक ये जांच नहीं करेंगे, अगर भोले वाले आदिवासी लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग कोर्ट में मामला दर्ज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए जरूरत पड़ा हमको क्योंकि हमारे जो ये जमीन है, जमीन में बहुत सारा दलाल, प्रशासन, सारे लोग लग चुके हैं।
और हम अकेले पड़ जा रहे हैं। यहाँ पे ना प्रशासन मदद कर रहा है और ना ही कोई मदद कर रहा है। इसलिए हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत ही जरूरी हम समझे कि हमारा दादाजी का जमीन को हम बचा सके, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बहुत ही जरूरी है। ईसीएल के मुगमा क्षेत्र अंतर्गत निरसा राजा कोलियारी में चल रहे अवैध कोयला मुहानों पर खनन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना में 28 वर्षीय युवक पवन राउत की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार पवन मृतक राउत श्यामपुर मोड़ के पास स्थित बस्ती का निवासी था और रोज की तरह सुबह अवैध कोयला खनन के लिए गया था। खनन के दौरान अचानक भारी चट्टान उसके सिर पर गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास खनन कर रहे अन्य मजदूरों ने किसी तरह पत्थर हटाकर शव को बाहर निकाला और युवक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने गुपचुप तरीके से श्यामपुर शमशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।